हेलो दोस्तों, मैं योगेंद्र कुमार आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूपीएससी इंडेक्स प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, सी सेट की हमारी स्पेशल सीरीज़ कंटिन्यू चल रही है। उस क्रम में हमारा आज का यह 12वां लेक्चर है। इससे पहले हमने ऑलरेडी 11 लेक्चर कंप्लीट कर लिया 1 बाय 1 करके, और आज के एक क्रम में हम डिस्कस करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, और उसके साथ के साथ हम प्रॉबिलिटी को भी इसी में कवर करेंगे। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या है दोस्तों, इसको अगर हिंदी में बात करें तो ये होता है क्रमचय, और कॉम्बिनेशन को बोलते हैं संचय, और प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता क्लियर है। तो ये जो है आपका आज का टॉपिक है। और उससे पहले हम देखेंगे कि जो हमने कल क्वेश्चन दिया था यानी लास्ट क्लास में, तो वो क्या था, कैसे डील करना है। तो ये बेसिकली हमने लास्ट क्लास में सीरीज डिस्कस की थी दोस्तों, यानी श्रेणियों की बात की थी। और श्रेणी में हमने कई तरीके की श्रेणियाँ देखी थी, AP, GP, HP, है ना। और इससे रिलेटेड हमने कई सारी चीज़ें सीखी थी कि क्या क्या उसके मीन वगैरह, माध्य वगैरह की बात हमने की थी कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे सीरीज़ को सॉल्व करना है। तो हमारा ये क्वेश्चन था कि ये जो आपका ये सीरीज़ है 5, 7, 9, 11 ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ती जा रही सीरीज़, और उसमें क्वेश्चन ये था कि बताइए कि उसका 13th टर्म्स कौन सा होगा। ठीक है, T13 पूछा था मैंने आपसे, और पूछा था S13 यानी सारे के सारे 13 नंबर का सम यानी योग। तो अगर पहले तो सीरीज़ पता करें कि कौन सी सीरीज़ है। अगर हमें पता चल गया कि ये AP, GP, HP में कौन सी सीरीज़ है, तो हम आप अपने आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो अब जैसे बात करते हैं अगर AP, GP की, तो ये 5 है और ये 7 है। तो इनमें दोनों में कितने का अंतर है दोस्तों, +2 का, फिर +2 का। ठीक, ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, +2 +2। तो ऐसे वैसे आगे बढ़ते जाएंगे। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि जब हमने आपसे बताया था कि किसी भी सीरीज़ में मान लीजिए कोई है श्रेणी, उसमें किसी पद में अगर आप सेम चीज़ जोड़ या गुणा भाग कर रहे हैं हर एक में, है ना। देखिए रिपीट हो रहा है, +2 +2 ऐसे रिपीट होता जा रहा है। तो इसका मतलब वो सीरीज़ कौन सी हो गई, AP हो गई। यानी इसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, तो ये समांतर श्रेणी की हो गई। तो अब इसमें मैंने आपको क्या बताया था कि पहला पद को क्या बोलते हैं, A, प्रथम पद को A से डिनोट करते हैं। क्लियर है। और ये जो 2 2 2 लिखा हुआ ये क्या है, ये है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, यानी सर्वांतर, ये सर्वांतर है। तो सर्वांतर है तो इसको D से दिखाते थे, और बस ऐसे ही अब यही आगे बढ़ता जा रहा है। क्लियर है। तो अब हमसे पूछा क्या था, T13। तो हमने TN का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा है, A + n-1 और D, ये पढ़ा हुआ है। अगर आप नए हैं इस वीडियो को, नए लोग देख रहे हैं, मतलब जो लोग नए जुड़े हुए हैं, तो वो पिछले लेक्चर को देख सकते हैं। उसमें मैंने बताया है कि ये TN क्या है, बहुत डिटेल में बताया कि A, N, D ये है ना। तो आप इसको गो थ्रू हो जाइए। मैं आपको यहाँ पे ब्रीफ में बता देता हूँ कि ये A हो गया आपका फर्स्ट टर्म, D हो गया कॉमन डिफरेंस, N हो गया नंबर ऑफ टर्म यानी कितने पद हैं। तो अब यहाँ से हमसे बात क्या किया, T13 का। तो T13 लिख दिया। A कितना है, 5 है। N कितना है, 13 -1, और D कितना हो गया, ये 2। तो ये 2 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बाद में जो 29 आपका आ गया T13। क्लियर दोस्तों। अब आप में से जो दोस्त फॉर्मूला जानते हैं वो तो तुरंत कर दिए, उनका आंसर आ जाती मतलब ये 29 है ना, T13 का। अगर जो दोस्त नहीं जानते हैं फॉर्मूला, तो अगर अपने को एग्जाम में करना है तो भाई अपने को कुछ करना नहीं, बस थोड़ा सा मेहनत लगेगी कि भाई 5 7 9 11 फिर ऐसे 13 फिर 15 ऐसे करते जाइए, और इसको गिनते जाइए कितना हुआ, 1 2 3 ऐसे गिनते जाइए, है ना, 4, और फिर 13 तक। क्योंकि टाइम टेकिंग और थोड़ा सा गलत होने का चांस रहता है, इसलिए फॉर्मूला बेस्ट होता है। और उसके बाद अगर आपसे मान लीजिए क्वेश्चन में S13 पूछ लिया, तब तो आपके लिए और मुसीबत हो जाएगी कि पहले तो आप 13 तक लिखिए, फिर उनको 13 तक जोड़िए, है ना। तो इसके लिए मैंने क्या फॉर्मूला बताया था आपको, S13 का। आप छोटे छोटे फॉर्मूले से उसको आप याद कर सकते हैं। इसका मैंने बताया था आपको n/2 2a + n-1 × D। एक तो ये मैंने आपको बताया था। क्लियर है। और दूसरा फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हमको फर्स्ट टर्म दिया हो, यानी अगर बात करें इस टर्म की, अगर मान लीजिए ये हमको दिया है और लास्ट टर्म भी दिया है, तो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था n/2 a + l। ठीक, यानी ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म, ठीक, और ये आपका हो गया लास्ट टर्म। क्लियर। तो अब जैसे हमको क्या है, लास्ट टर्म दिया तो नहीं है, लेकिन हमने यहाँ से तो पता कर लिया कि हमारी लास्ट टर्म क्या आई, 29। ठीक है। तो जब 29 हमको पता चल गया, तो हम यहीं पे उठा के पुट कर देंगे। अगर SN की बात करें तो S13 की बात क्या करें, n/2 a + l, तो a + l, तो n क्या है, n13 है,
बाई 2, ए क्या था 5 था फर्स्ट टर्म, ये देखिए, ठीक है, ये आपका ए हो गया। और एल क्या है हमने अभी भी निकाला, बस इसको उठा के रख दीजिए, एल हो गया 29। तो अब इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 13/2 इंटू ये आपका हो गया 34। तो अब इसको आप सॉल्व कर देंगे तो 13 इंटू 17, क्लियर है। तो 93 और 13 22, ये 221 आ गया, क्लियर है। तो ये आपका आंसर आ गया, बहुत ही सिंपल सा था दोस्तों, इसमें कुछ बहुत ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं था, पर इसमें आपका एप्लीकेशन ये था। अब जैसे एपी की बात किया तो मैंने आपको ये बताया कि एपी का टीएन और एसएन है ना, ऐसे मैंने आपको जीपी को भी बताया था कि टीएन एसएन क्या होगा, और एचपी का और इसका एपी जीपी में रिलेशन बताया था आपसे कि ये क्या होता है बेसिकली। तो क्लियर है, ये तो था कल तक की बातें हो गई। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक क्या है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो अगर पहले हम क्रमचय और संचय, इसको बोलते हैं क्रमचय हिंदी में, क्रमचय, और इसको बोलते हैं संचय, क्लियर है दोस्तों। तो ये तो आपका हो गया आज का टॉपिक। अब इसको शुरू करने से पहले ये समझ लेते हैं कि क्रमचय होता क्या है और संचय होता क्या है, उसके बाद हम जो है एग्जाम्पल के माध्यम से टॉपिक को समझेंगे कि वास्तव में क्वेश्चन कैसे आते हैं, उसको डील कैसे करना है। तो अब जैसे मान लीजिए क्रमचय और संचय की अगर मान लीजिए बहुत ब्रीफ में बताऊँ आपको, मान लीजिए मोटा मोटी, तो जैसे मान लीजिए कि कोई 10 लोग हैं, ठीक है, ऐसे 10 लोग हैं ऐसे करके, ठीक, 10 लोगों का ये समूह है 10% ग्रुप। अब इसमें से बोले कि किन्हीं 3 लोगों को उठा लीजिए, ठीक, मान लीजिए मैं ये 3 लोग दिखा दे रहा हूँ कि ये 3 लोग को उठाना है। तो भाई अब 3 लोगों को उठाने का क्या तरीका हो सकता है, ठीक है, उसको तो बोलेंगे संचय, क्लियर है भाई। अब ये 10 लोग थे, या भी मान लीजिए एक बैग है उसमें 10 बॉल है, क्लियर है। अब 10 बॉल है, इसको मैं लिख दे रहा हूँ 10 बॉल। अब 10 बॉल है, एक बैग है, तो बस उसमें से आपको 3 बॉल निकालना है। अब 3 बॉल निकालना है तो आप हाथ डाले और निकाल लिए। तो अब वो कितने तरीके से आप कर सकते हैं, क्योंकि उसमें अलग अलग बॉल है, तो भाई कितने तरीके हो सकते हैं उसको निकालने के, हमें 3 बॉल लेने के 10 में से, तो वो तो हो गया संचय, क्लियर है। और अगर आपसे ये बोल दे कि आपने ये 3 बॉल निकाली, ठीक, पहली चीज़ तो आपने क्या की, इसको निकाली बाहर। अब इसके बाद ये 3 बॉल अगर अलग अलग कलर की हैं तो इसको आप किस तरीके से रख सकते हो भाई। अगर मान लीजिए मैं इसको दिखा दूँ, जैसे मैं कलर चेंज कर सकता हूँ, तो जैसे ये मान लीजिए आपकी ब्राउन हो गई, क्लियर, ये आपकी ब्लू हो गई, क्लियर, और ये आपकी ग्रीन टाइप में हो गई। तो आपने ये 3 बॉल निकाल ली। तो संचय का मतलब क्या हुआ कि भाई आपकी 3 बॉल ये थी जो भी जिस कलर की है ना, तो 1 2 3 कर दिया, बस आपने निकाल लिया। अब संचय क्रमचय की अगर बात करें, यानी परम्यूटेशन की, तो परम्यूटेशन क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए अब आपने 3 बॉल निकाली, तो अब 3 बॉल निकालने के बाद जरूरी नहीं कि जो ब्राउन वाली है पहले ही रहे, हो सकता है ब्राउन वाली यहाँ पे रहे, ठीक, ग्रीन वाली यहाँ पे रहे, ठीक, ब्लू वाली यहाँ पे रहे, ठीक, या फिर हो सकता है ब्लू वाली यहाँ पे रहे, है ना, ग्रीन वाली जो है यहाँ पे हो जाए, ठीक, और ये ब्राउन वाली, मतलब कुल मिला के देखिए कोई भी चीज़ सेम नहीं है, और इससे और भी कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। और क्या बना दूँ, जैसे मान लीजिए अगर बात करता हूँ कि ये हो गया, अब इसके बाद मान लीजिए यहाँ पे मैंने ब्राउन कर दिया, ठीक, यहाँ पे मैंने ब्लू कर दिया, ठीक, यहाँ पे मैंने ग्रीन कर दिया, ठीक। अब क्या करूँ भाई, ब्राउन को यहीं पे रहने देता हूँ। अब मैं देखिए आपको बस कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ, ब्राउन को यहीं रहने दे रहा हूँ, अब ग्रीन को मैं यहाँ कर दिया और ब्लू को यहाँ कर दिया, ठीक, ये देखिए। तो ये जो आपका कॉम्बिनेशन बनता जा रहा है। अब और कौन सा कॉम्बिनेशन बन सकता है, अब एक कॉम्बिनेशन ये बन सकता है कि भाई ग्रीन यहीं पे है तो ग्रीन यहाँ पे कर दिया, उसके बाद यहाँ पे ब्लू कर दिया, ये है, उसके बाद ग्रीन ये बचा अपना ब्राउन यहाँ पे कर दिया। तो कहने को जो कॉम्बिनेशन बन रहा है इनको बोलते हैं क्रमचय, मतलब कितने तरीक़ों से लगा सकते हैं, क्लियर है। कि भाई मान लीजिए अगर मैं आपको ये बोलूँ कि इन शॉर्ट कि भाई आपने 3 बॉल को निकालने का तरीका 5 था, 5 तरीके से आप ऐसे करके 3 बॉल निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं अभी आपको वैल्यू पे नहीं जा रहा हूँ, बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि भाई 5 तरीके से आपने ये जो 3 बॉल का सेट था निकाल लिया, ठीक। तो ये तो आपका हो गया क्या, क्रमचय यानी कॉम्बिनेशन। अब ये जो 3 बॉल आपने निकाली है, ये जो आपने 3 बॉल निकाली है 5 तरीके से, अब इन 3 बॉलों को अरेंज करने का भी तरीका होगा अलग अलग। तो मान लीजिए वो 2 तरीके से अरेंज हो सकते हैं, ठीक है, मान लीजिए। तो भाई आपने टोटल कितने तरीके से निकाला था, टोटल आपने निकाला था 5 तरीकों से, है ना, ये 5 तरीके से निकाले थे।
और कितने तरीके से उन तीनों बालों को अरेंज किया, 2 तरीके से। तो इसका मतलब टोटल आपने कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं भाई, 5 तरीके से निकाले और हर एक को 2-2 तरीके से अरेंज कर दिया, यानी 10 तरीके से आपने उसको अरेंज कर दिया। क्लियर है? तो ये जो चीज़ें हैं, मतलब ये मोटा मोटी आपको समझ में आया होगा कि वास्तव में क्रमचय क्या होता है और संचय क्या होता है। तो ये एक मोटा मोटा डिफरेंस था। अब चलिए समझते हैं कि इसको फॉर्मूले में मतलब एग्जाम्पल के माध्यम से कैसे करेंगे। तो उससे पहले ये समझते हैं कि मैंने आपको बताया था लेक्चर के बीच बीच में, जैसे हमारे ऑलरेडी 11 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं, तो कुछ ना कुछ टर्म्स आते रहते हैं, तो मैं आपको बीच बीच में बताता रहता हूँ कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है ना। तो वैसे मैंने आपसे बात की थी फैक्टोरियल की, आपको ध्यान होगा, आप में से बहुत सारे दोस्त जानते हैं। तो फैक्टोरियल की मैंने आपसे बात की थी। तो फैक्टोरियल का यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यूज़ हो जाता है। अब जैसे फैक्टोरियल में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई नंबर लिखा है, फैक्टोरियल 4 लिखा है मान लीजिए, ठीक। तो फैक्टोरियल 4 का मतलब होता है 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ये होता है, ठीक। अगर इसी जगह में मान लीजिए फैक्टोरियल 5 कर देता तो 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। आप समझ पा रहे होंगे कि मैं क्या लिख रहा हूँ कि भाई अगर 4 है तो 4 3 2 1, ठीक है। 5 है तो 5 4 3 2 1, मतलब जितना है उतने से शुरू होकर 1 तक जाएगा और सबका आपस में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो ये होता है फैक्टोरियल। अगर मैं इन जनरल बात करूँ तो फैक्टोरियल n क्या होता है, n इंटू n माइनस 1 इंटू ऐसे डायरेक्ट करते जाएंगे तो 3 2 1। क्लियर? ये, या फिर इसको अगर मैं दूसरे तरीके में बताऊँ तो इसको आप ये भी तो कर सकते हो 1 2 3 ऐसे बढ़ते जा रहे हैं और कहाँ तक गुणा किए, n तक गुणा किए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे n फैक्टोरियल है। तो ये आपका हो गया फैक्टोरियल। क्लियर है? तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊँ, जैसे मान लीजिए आपको मैं बात करता हूँ क्रमचय की, ठीक है, लाइन से चलते हैं। अगर मैं आपसे बात करूँ क्रमचय की, क्रमचय यानी परम्यूटेशन। अब क्रमचय की बात करते हैं अगर, तो क्रमचय में जैसे मान लीजिए फॉर्मूला ये होता है कि भाई मैंने आपसे क्या बताया था कि n लोग थे, ठीक। अभी मैं क्रमचय की बात कर रहा हूँ। क्रमचय माने क्या, आपको मैं समझा दूँ, तो जो बॉल मैंने ऐसे ऐसे रखी थी तो वो अलग अलग कलर की बॉल थी, ठीक है। ये जैसे मानिए अलग अलग कलर की बॉल है, ठीक है। तो ये इनको किस तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं, ये होता है क्रमचय। तो अगर क्रमचय की बात करूँ कि भाई n आइटम था, ठीक। अब p से उसको डिनोट करते हैं, क्रमचय माने परम्यूटेशन, ठीक है। n आइटम्स था यानी 10 बॉल थी, ठीक। अब उसमें से हमने कितना निकाला, 3 निकाल लिया, तो यहाँ से r दिखाते हैं इसको, यहाँ जो निकाला उसको r दिखाएंगे। मैं आपको समझाते चल रहा हूँ साथ के साथ, ठीक। तो NPR यानी हमारे केस में क्या हो गया, n तो हो गया 10 और r क्या हो गया 3। अब वही हमने क्या बोला था कि भाई 10 में से 3 बॉल यानी n में से, है ना। अगर मैं आपको समझाऊं तो ये n में से r बॉल को अरेंज करने का तरीका क्या होगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r और बस नहीं सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये तो मैं आपको कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ। इसमें क्या होता है ना, कुछ नहीं, बस इस बहुत सिंपल सा होता है ये। जैसे आपसे कॉम्बिनेशन की बात की तो ये हो गया फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, ये होता है। क्लियर है? तो ये आपका हो गया परम्यूटेशन। क्लियर है? मैं आपको थोड़ा सा समझाऊँ अगर, तो 1 सेकेंड, NPR ये हो गया, इसका फॉर्मूला था फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, ठीक। अभी मैं आपको एग्जांपल के बाद इसको सॉल्व कराता हूँ। तो ये आपका हो गया एक फॉर्मूला। अब ये क्या है मेरे केस में, जैसे मैंने आपसे यहाँ पे जो मैंने आपको डिस्कस किया, देखिए ये जो आपकी चीज़ें थी, देखिए 6 तरीके से आपने इसको निकाला था, मतलब किया था एक चीज़ को अरेंज, है ना भाई। 3 गेंद को आपने 6 तरीके से अरेंज किया था, लेकिन अब ये 3-3 का पेयर था 10 में से, तो पहले तो आपको 10 में से क्या करना है, 3 निकालना है, ठीक। फिर इन तीनों को अरेंज करना है। तो अब आप समझते हैं कि इसको कितने सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो यानी हमारे थे कितने, 10, ठीक है। n की वैल्यू 10 रख देंगे। कितने अरेंज करने हैं, 3 बॉल को अरेंज करने हैं। तो 10p3, अब इसको करेंगे अगर आप तो क्या हो जाएगा, हमने क्या लिखा यहाँ पे फैक्टोरियल 10 हो जाएगा बटे फैक्टोरियल 10 माइनस 3। देखिए वही लिखा हूँ मैं, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, ठीक। ये n हो गया, ये r हो गया, तो ये आपका n हो गया और ये n माइनस r हो गया। क्लियर है? तो ये चीज़ें हो गई। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 7। अच्छा कहीं कहीं पे दोस्तों फैक्टोरियल जो है, ये जो फैक्टोरियल लिखा हुआ है,
कहीं कहीं हम इसको ऐसे दिखाते, मान लीजिए फैक्टोरियल 10 ऐसे लिखा, या फिर ऐसे लिख दें अगर फैक्टोरियल 10, ये जो आपका ये वाला सिंबल है ये भी फैक्टोरियल का ही सिंबल है दोस्तों, ये जो, ठीक है, एक ये सिंबल हो गया, एक ये सिंबल हो गया, दोनों के दोनों फैक्टोरियल के, दोनों का मतलब सेम ही होता है। क्लियर। तो अब जैसे बात करते हैं इसकी, तो अब ये फैक्टोरियल 10 और फैक्टोरियल 7 ये हो गया। तो अब आप 10 को क्या लिखेंगे, 10 9 8 7 6 ऐसे करते करते 3 2 1 है ना। और 7 को क्या लिखेंगे, 7 6 3 2 1। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि क्या ये 7 से पूरा पूरा उड़ गया, ये देखिए। क्लियर। बचा क्या ऊपर, 10 9 8 9 8 72 720 720 ऐसे तरीके दोस्तों, आप समझ पा रहे होंगे कि 720 ऐसे तरीके हैं जो आपको ये बताएंगे कि एक कोई बैग है। ठीक, अब मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझाता हूँ कि एक कोई बैग है, इसमें अगर 10 ठो बॉल रखी है ना, ऐसे मान लीजिए 9 10 बॉल रखी है, तो अगर आप इसमें से कोई 3 बॉल ऐसे निकालेंगे, ठीक, तो आपने पहले तो आपको ये बताना भाई आप 3 बॉल किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो अगर आपने ये पता कर लिया कि 3 बॉल कैसे निकालेंगे, तो इन 3 बॉलों को अरेंज भी करेंगे। ठीक है, अरेंज करना, तो इसके तरीके 720। क्लियर। ये तो हो गया आपका परम्यूटेशन। अब अगर इसी जगह बात करें हम क्रमचय की, क्रमचय तो हो गया, संचय की, है ना। अगर संचय की बात करें यानी कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन में हमने क्या बताया था, कॉम्बिनेशन में हमने कुछ नहीं बताया भाई। अगर आपसे 10 बॉल ऐसे ऐसे करके थी, है ना, तो इसमें से बस आपको क्या करना है, 3 बॉल निकालना है। तो बस ये 3 बॉल निकालने का तरीका क्या होगा, बस यही होता है कॉम्बिनेशन। क्लियर, इन शॉर्ट यही है कॉम्बिनेशन। ठीक, तो इसमें हमको ये नहीं बताना है कि जो 3 बॉल हमने निकाली उसको कैसे कैसे अरेंज करें, इधर करें उधर करें, है ना, ये नहीं बताना है हमको। ठीक है, जैसे मान लीजिए अब क्लास में 10 लोग हैं, अब 10 लोग कौन कैसे हमको नहीं पता, बस 10 में से हमको 3 सिलेक्ट कर लेना है। अब 3 सिलेक्ट करने में अगर ये बोल दे कि 2 लड़का रहे 1 लड़की रहे तो बात अलग है, लेकिन हमसे बोले कि भाई 3 लोग सिलेक्ट कर लो बस। क्लियर है। अब सीटिंग अरेंजमेंट की जैसे बात करें, मैं आपको समझा रहा हूँ कि भाई अगर 10 लोग हैं, है ना, या फिर मान लीजिए कोई क्लास है 10 लोग हैं, अब उनको बैठाना है, उसमें 3 लोग को निकाल के बैठाना है। अब भाई 3 लोग को निकाले ऐसे ऐसे बैठा दिए। अब आपसे उसमें ये नहीं पूछा है कि इसको कहाँ बैठाएं, इसको कहाँ बैठाएं, इसको कहाँ बैठाएं। अगर ये कहाँ बैठाएं वाला हिसाब किताब हो जाएगा तो ये परम्यूटेशन हो जाएगा। लेकिन अगर केवल निकालने वाली बात है, ये कॉम्बिनेशन है ना 3 लोगों का, देखिए ये कॉम्बिनेशन है यानी संचय है। ठीक, तो ऐसे है। तो अगर मान लीजिए मैं आपको इन शॉर्ट समझाऊँ फॉर्मूले से, तो संचय की बात करें अगर यानी कॉम्बिनेशन की, तो इसका फॉर्मूला होता है, हमने क्या पढ़ा था, n यानी 10, है ना, n इसको c से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसको p से करते थे, इसको c से, NCR। ठीक, यानी इसको पहले फॉर्मूला लिख देते हैं हम, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस r। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब इसमें हम ये समझेंगे कि भाई n क्या था, कितने गाड़ी मतलब वो थे गेंद, तो 10 गेंद थी। ठीक, कितनी गेंद हमने निकाली, 3 गेंद निकाली। ठीक, बस ये 3 गेंद निकालने का तरीका हमसे पूछा है, बस हमसे इसे अरेंज करने का तरीका नहीं पूछा कि कैसे लगाएंगे, है ना। वो 3 गेंद आप कैसे बस मुट्ठी उठा के निकाल दो। अब वो कितने तरीके से आप निकाल सकते हो, 10 में से 3 सिलेक्ट करके, ये बात होती है ना, कि भाई लाल पीली हरी नीली काली पीली जो भी गेंद थी, तो उसमें से आपको 3 गेंद निकालना, तो कितने तरीके से आप निकाल सकते हो, बस ये बात थी। अब उसके बाद अगर मान लीजिए आप 3 गेंद निकाली, अब कोई 3 गेंद आ गई, अब उसको अरेंज करेंगे तो वो अलग बात हो जाएगी। तो अब जैसे मान लीजिए ये इसको मैं फॉर्मूले में रखूँ, जैसे 10C3 है ना, ये हो गया, तो फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 10 माइनस 3। ठीक, ये हो गया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 7। तो हमने ये, आप एक चीज़ समझ पाए कि ये जो है ये फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 7, ये आपका क्या था, NPR था, यानी 10P3 था। अभी मैं आपको समझाऊंगा, पहले तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये क्या हो गया, 10 9 8। ठीक, अब ये 7, ये तो आगे वाला कट जाएगा, आपको भी दिख रहा है। चलिए मैं लिख दूँ आपके उसके लिए। और अगर इसकी 3 की बात करूँ, 3 2 1, और फिर मल्टीप्लाई में, ठीक है, ये 7 वाला भी आएगा, तो 7 6 5। तो देखिए जो आपका ये है 7 6 वाला और ये वाला कट गया, बचा क्या ले देके, 10 9 8। क्लियर। और नीचे क्या बता, 3 गुणे 2। अब इसको आप सॉल्व कर देंगे तो 3 त्रिका 9 और 2 चौक 8 4 3 12, यानी 120 ये हो गए। अब आप एक चीज़ ये समझ पा रहे होंगे कि भाई हमारा
जो 10 गेंद थी, है ना, उसको निकालने का तरीका क्या था, 120, ठीक। अब जो 3 गेंद निकल गई इसमें से, अब 3 गेंद निकल गई, उसको अरेंज भी करना है, तो 120 तरीके से तो आप निकाले और इसको अरेंज करेंगे तो इसको 12 छंग 72, तभी देखिए 720 आया था। आप देख पा रहे होंगे, ये देखिए हमारा कितना आंसर आ रहा था, ये देखिए 720, आप देख पा रहे हैं, ये 720। तो कहने का मतलब आप उसको निकालने का तरीका आपका कितना है, 120, लेकिन उसको अरेंज करने का तरीका कितना है, 720। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस क्रम में हम समझेंगे कि जो हमारा परम्यूटेशन था, माफ़ कीजिए, परम्यूटेशन था और कॉम्बिनेशन था, इन दोनों में अंतर क्या है। तो सिंपल सी बात है, हमने परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या बताया कि अगर NPR है तो हमने ये देखा कि भाई ये होगा फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर, ठीक। और अगर NCR है तो ये क्या होगा, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r और n माइनस आर। तो आप एक चीज़ ये देख रहे होंगे कि जो हमारा ये वाला पोर्शन है ना, ये तो पूरा पूरा यही लिखा हुआ है ना, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ से लिखूँ तो ये NCR की वैल्यू क्या होगी, ये आपका NPR अपॉन फैक्टोरियल r, यही फैक्टोरियल r एक्स्ट्रा बचा है तो उसी से डिवाइड कर दूंगा मैं। तो ये आपका हो गया एक रिलेशन, सिंपल सा, क्लियर है। ये रिलेशन कब मदद करेगा कि कभी कभी हो सकता है आपको क्वेश्चन में मान लीजिए कोई वैल्यू ना दे के सीधे NPR और NCR की वैल्यू दे दिया है ना, और R दिया कि भाई कितना है, तो बस इस फॉर्मूले में आप पुट करेंगे, सीधे सीधे आपका आंसर आ जाएगा। तो अब जैसे बात करते हैं कि संचय की बात कर ली हमने, क्रमचय की बात कर ली, अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत बेसिक टर्म्स होती हैं, उनको मैं समझ लेता हूँ, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए बात करें कि हमने बात की थी NCR की, ठीक। तो अगर पहला केस बात करें, ठीक, तो अगर NCN की बात करें, यानी यहाँ पे जो R की वैल्यू है, यहाँ पे R था, R की वैल्यू N हो गई, तो अगर इसकी बात करेंगे तो ये आपका आता है, मैं सॉल्व कर देता हूँ, वैसे इसकी वैल्यू आती है 1। अब कैसे आती है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। हमने क्या पढ़ा था इसकी वैल्यू, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n माइनस आर, क्लियर, ये पढ़ा था हमने। तो अब यहाँ पे फैक्टोरियल n कर दिया, फैक्टोरियल r कितना है, ये r भी तो n ही है, तो ये r हो गया, मतलब n, और n माइनस आर यानी n माइनस n, ठीक। तो ये हो गया आपका फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल 0, ठीक। तो फैक्टोरियल n से फैक्टोरियल n उड़ गया, बचा 1 अपॉन फैक्टोरियल 0। तो अब एक चीज़ आपको ये समझना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको फैक्टोरियल 1 दिया है, ठीक, इसकी वैल्यू होती है 1, क्लियर, और अगर फैक्टोरियल 0 दिया है इसकी वैल्यू भी होती है 1, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना चाहिए कि अब जैसे इसकी बात करेंगे 1 की, तो ये तो भाई सिंपल सा हो गया क्या कि 1 इंटू 1 यानी 1 हो गया। अब 0 की बात करें तो चूँकि ये फैक्टोरियल की बात करें यानी 0 कितने तरीके से, तो वो 0 माने 1, तो वही 1 ये है, मतलब तो इसका मतलब चाहे फैक्टोरियल 1 की बात करें चाहे फैक्टोरियल 0, वो आएगा 1 ही, क्लियर है। तो ये बहुत ही सिंपल सा बेसिक सा है, इसको आप मेमोराइज करें। तो ये माफ़ कीजिएगा, तो ये हो गया आपका 1/1, तो ये 1 हो गया, क्लियर है, यानी NCN की वैल्यू कितनी हो गई, 1, पहली चीज़। अगर आप दूसरी चीज़ बात करें कि अगर आपसे NC1 पूछे तो इसकी वैल्यू होती है 1, अब मतलब n, क्लियर है। ये अगर यहाँ पे n रख दिया तो 1 आ गया, 1 रख दिया तो n आ गया, क्लियर। अब इसको समझ लें अगर, तो ये कैसे है, ये आपका जैसे मान लीजिए फैक्टोरियल n अपॉन ये आपका फैक्टोरियल r यानी फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, और फैक्टोरियल n माइनस आर यानी n माइनस 1। तो इसका मतलब फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 1 तो 1 ही हो गया, इसका मतलब ये बचा n माइनस 1, तो n इंटू n माइनस 1 ऐसे चलता जाएगा, और ये भी n माइनस 1 चलता जाएगा, तो इसका मतलब ये n माइनस 1 वाले आगे के टर्म कैंसिल हो, बचेगा n, क्लियर। तो ये हो गया, यानी अगर आपको मैं इन शॉर्ट बताऊँ, ये हो गया NCN की वैल्यू 1 और NC1 की वैल्यू n, क्लियर। अब अगर इसी तरीके से बात करें, जैसे मान लीजिए आपको ये दे दे कि NCR1 और NCR2 ये दो चीज़ें दे दी, क्लियर। तो यहाँ पे अगर आपको ये दे दिया कि भाई ये दोनों वैल्यू सेम है, मतलब NCR1 और NCR2, तो आप यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि R1 इक्वल टू R2 होगा, ये तो आप सभी को दिख रहा होगा, क्लियर। और एक पॉसिबिलिटी और होती है, एंड ये भी हो सकता है कि R1 प्लस R2 इक्वल टू N, ये भी हो सकता है,
ठीक है। तो इसलिए मैंने आपको ये पॉइंट बताया कि ये वाला जो है ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होता है। यानी इसका कहने का मतलब क्या है, इसका कहने का मतलब ये है कि 10C3 और 10C7 इन दोनों की वैल्यू भी समान होगी। कैसे? क्योंकि 7 क्या है, 10 - 3, ठीक, या फिर इसको कर दे तो 10 - 7। यानी अब अगर मैं आपको बताऊं, अगर आपको थोड़ा सा ब्रीफ में, कि जो 10C3 की वैल्यू और 10C7 की वैल्यू, ये दोनों वैल्यू सेम होती है। अब कैसे होती है आपको समझा देता हूँ। हमने क्या पढ़ा था, NCR की वैल्यू फैक्टोरियल n/(r) और n-r, यही पढ़ा था हमने। तो अगर यहाँ से बात करता हूँ मैं, इसको कलम चेंज कर दूँ, तो ये हो गया फैक्टोरियल n, ठीक, और फैक्टोरियल r क्या है, 3 है, ये हो गया 3, और n-r क्या हो गया, 10 - 3। क्लियर? अब अगर इसकी बात करूँ, ठीक, तो फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 10, फैक्टोरियल r क्या हो गया, 7 हो गया, यहाँ पे r 7 है, और फिर यह क्या हो गया, 10 - 7। क्लियर? तो अब आप देख पा रहे होंगे, खुद ही आपको दिख गया होगा कि ये फैक्टोरियल 10/फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 7, और ये क्या हो गया, फैक्टोरियल 10/फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 3। तो देखिए दोनों सेम आ गया ना। तो इसका मतलब जब भी इस तरीके का दिया रहे, तो आप तुरंत आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि भाई अगर ये इस तरीके का कुछ दिया हुआ है कि NCR1 और NCR2 हैं, तो अगर ये इक्वल दे दिया हमें, है ना, तो R1 R2 में रिलेशन क्या होगा, पहला रिलेशन तो ये हो सकता है भाई दोनों इक्वल हों, ठीक, और नहीं तो ये R1 और R2 को जोड़ने पे n आएगा। क्लियर? ये बहुत इंपॉर्टेंट था। तो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। एक छोटी छोटी चीज़ें और होती हैं कि जैसे मान लीजिए इसमें कुछ छोटे छोटे तरीके होते हैं कि भाई गुणा का नियम और जोड़ का नियम होता है। यानी कि इसको अगर मैं इन शॉर्ट आपको बताऊं, बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, बट कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है। तो जैसे मान लीजिए कि A और B दो लोग हैं, ठीक है। A किसी काम को करता है मान लीजिए स्मॉल a तरीके से, ठीक, और B किसी काम को करता है स्मॉल b तरीके से, ठीक। तो आप में से इसमें दो पॉसिबिलिटी बनती है कि अगर मान लीजिए A और B दोनों हैं, वो दोनों एक साथ काम को पूरा करें, ठीक है। यानी A और B, बस यही आपको लैंग्वेज समझना है कि भाई एक का काम करने का तरीका A तरीके से है और B जो है B तरीके से करता है। तो A और B अगर बोल दे कि A और B कितने तरीके से काम करेंगे, क्लियर है, या फिर A या B, ठीक, या यानी अथवा कुछ भी लिखा रहेगा आपको एग्जाम्पल में, क्वेश्चन में, ठीक। समझ रहे हैं आप भाई? अगर बोल दिया कि A है किसी काम को A तरीके से करता है, B है किसी काम को B तरीके से करता है, तो A और B मिलकर कितने तरीके से कर देंगे, उसको कर देंगे A इंटू B, ठीक है। अगर और है, बस आपको मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पे और है तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक। और अगर यहाँ पे या फिर अथवा है, ठीक, तो ये जो है जुड़ जाएगा। यानी A या B उस काम को किस तरीके से करेंगे, A प्लस B तरीके से करेंगे। क्लियर है? ये अगर या अथवा है तो यहाँ पे जुड़ जाएगा। बस इतनी सी बात थी। क्लियर है? अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन के बाद हम समझेंगे कि भाई क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे आगे हमको बढ़ना है। ठीक है, तो अब आज का पहला क्वेश्चन लेता हूँ मैं। पहला क्वेश्चन है कि आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं लिख देता हूँ, मैग्नीफिसेंट। ठीक है, मैग्नीफिसेंट लिखा हुआ है। अब इसमें आपको ये बताना है कि अलग अलग कितने तरीके से इनको किया जा सकता है। ठीक है, मैं आपको केवल तरीका बताऊंगा, इसका आंसर नहीं बताऊंगा क्योंकि उसको सॉल्व करना लेंदी हो सकता है। तो इसका जैसे मान लीजिए आपसे ये बोल दिया कि मैग्नीफिसेंट लिखा हुआ है। क्लियर है? अब मैग्नीफिसेंट लिखा हुआ है तो बोल रहा है कि इसको जो है आपको अरेंज करना है। क्लियर है? अब आपको अरेंज करना है तो आप कितने तरीक़ों से कर सकते हैं, मतलब आपको मैं स्टेटमेंट अगर पढ़ दूँ तो स्टेटमेंट ये लिखा हुआ है कि शब्द मैग्नीफिसेंट, यानी जो मैग्नीफिसेंट है कि अक्षर अलग अलग कितनी तरीके से क्रमबद्ध किए जा सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम ये देख लेते हैं भाई इसमें कितने अक्षर हैं। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी टोटल कितने अक्षर हैं, 11 अक्षर हैं। क्लियर है? अब इनको हमको अरेंज करना है। तो अरेंज करने का आपको मैं अगर बिना फॉर्मूले के बताऊं, ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है भाई, कोई भी चीज़ है अरेंज करना है, फैक्टोरियल n कर दीजिए, यानी फैक्टोरियल 11। ठीक है, ये तो आपका अरेंज करने का तरीका हो गया। ठीक, ये तो आपका अरेंज करने का तरीका हो गया। लेकिन आपको इसमें क्रॉस चेक करना है, आपको तुरंत फैक्टोरियल 11 करके आगे नहीं बढ़ जाना है। आपको ये देखना है कि ये फैक्टोरियल 11 तभी होगा जब ये 11 हो के 11 हो जो लेटर हैं वो सभी के सभी डिफरेंट हों, मतलब कोई भी लेटर सेम ना हो। ठीक है, तब
तब आपका हो जाता है फैक्टोरियल 11। क्लियर है दोस्तों। लेकिन अब हम ये देखेंगे कि मैग्नीफिकेशन में कौन से लेटर ऐसे हैं जो 2 बार आ रहे हैं। तो जैसे देखिए M आ रहा है क्या एक बार? नहीं। A भी देखिए एक ही बार आ रहा है, G भी एक ही बार आ रहा है, N देखिए 2 बार आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है। ठीक। और क्या 2 बार आ रहा है? कोई और भी ऐसा है क्या? I भी है, देखिए एक I यहाँ पे आ रहा है और एक I यहाँ पे आ रहा है। और कोई लेटर है क्या जो रिपीट हो रहा हो 2 बार 3 बार? कुछ नहीं ना। तो इसका मतलब 2 के ऐसे पेयर हैं, यानी 2 और 2 ऐसे पेयर हैं कि भाई जो रिपीट हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, बस अरेंज करने के तरीके में टोटल हमने क्या पढ़ा? फैक्टोरियल 11। ठीक। और डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, बस ये कर देंगे। ये आपका हो गया आंसर। क्लियर दोस्तों। यानी आपके जितने भी लेटर थे उसको आपने फैक्टोरियल 11 कर दिया, और डिवाइडेड बाई जितने रिपीटेटिव लेटर हैं, यानी 2 के रिपीट हो रहे थे तो वो मैंने कर दिया। अगर मान लीजिए मैं आपको कुछ ऐसा लेटर दे देता कि जिसमें मान लीजिए मैं आपको बस एग्जांपल के माध्यम समझाऊं कि ABCAABD ये दे दिया मान लीजिए। ठीक। तो अब आप एक चीज़ ये समझिए, मैं अब लेटर कुछ भी हो, मैं बस आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ कि भाई कितने लेटर इसमें? 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है। तो हम ऊपर लिखेंगे फैक्टोरियल 7। हमसे अगर क्वेश्चन में ये पूछा कि भाई इनको अरेंज करने का तरीके बताइए, तो हम ऊपर लिख देंगे फैक्टोरियल 7। क्लियर है। फैक्टोरियल 7 ऊपर लिख दिया, और डिवाइड में क्या करेंगे कि भाई कौन कौन से लेटर रिपीट हो रहे हैं, कितनी बार हो रहे हैं। तो अगर बात करूँ ए की, तो ए कितनी बार हो रहा है? 1 2 3, यानी फैक्टोरियल 3 कर देंगे। और कोई लेटर रिपीट हो रहा है क्या? बी हो रहा है 1 2, हाँ बी हो रहा है, 2 बार हो रहा है बस। और कोई हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो ले देखिए, इसका मतलब इसका अरेंज करने का तरीका हो गया फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2। क्लियर है। ये हो गया एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन। अब आप इसको रिकॉल कर पा रहे होंगे। अब इसके बाद जो है मैं थोड़ा सा कुछ पेज इसमें ऐड कर देता हूँ। कहाँ गया? 1 सेकेंड। इसमें जैसे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की जो बात कर रहा था मैं, तो ये थोड़ा सा लंबा जाएगा, बट ठीक है, चीज़ें चूँकि ट्रिकी है तो आपको समझने में आसानी होगी। तो अब जैसे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो आपको दे दिए, देखिए मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन क्या दे दिया? मैथमेटिक्स एक वर्ड है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर रहा हूँ मैं। मैथमेटिक्स लिखा हुआ है। पहले मैं लिख देता हूँ कि क्या है। MATHE मैथमेटिक्स। ठीक। ये आपका दिया हुआ है। तो बोल रहा है क्वेश्चन में कि मैथमेटिक्स के अक्षरों को कुल कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है जिसमें सभी स्वर एक साथ हो। अब भाई आपको अगर, ठीक है, आपने क्या पढ़ा कि भाई अगर मैथमेटिक्स है, हमसे केवल ये पूछ लेता कि कुल कितने तरीकों से कर सकते हैं, है ना भाई, कुल कितने, क्या हो गया इसको, कुल कितने तरीकों से कर सकते हैं। तो कुल कितने तरीकों से कर सकते हैं, कुल कितने तरीके। ठीक। ये बड़ा गंदा लिखा रहा है थोड़ा सा, है ना। तो अगर कुल कितने तरीकों की बात करें, कुल कितने तरीके, तो कुल कितने तरीके के लिए हमने क्या पढ़ा था कि भाई जितने नंबर होंगे उसका फैक्टोरियल कर देंगे। कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 कर दिया। रिपीट कौन कौन से हो रहे हैं? एक M हो रहा है 2 बार। ठीक। फैक्टोरियल 2 किया। फिर A हो रहा है क्या? 1 2, ये भी 2 बार हो रहा है, इसको भी कर दिया। और कोई हो रहा है क्या? T भी हो रहा है, देखिए T, तो इसको भी 2 बार कर दिया, है ना। ऐसे करते जाएंगे, जो जो रिपीट होता जाएगा। H हो रहा है क्या? नहीं। E हो रहा है क्या? नहीं। I नहीं। C नहीं। S नहीं, कुछ नहीं। तो इसका मतलब इसको करने के तरीके हो गए आपके ये फैक्टोरियल 11/222, है ना। ये तो होगा कुल तरीके। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है? हमसे कुल तरीका नहीं पूछा है, हमसे कुल ऐसे तरीके पूछा है जिसमें सारे जो हैं, सारे वॉवेल को बोलते हैं स्वर, सारे स्वर जो है एक साथ रहें। तो अब पहले हम ये समझते हैं कि इसमें स्वर कौन कौन से हैं। अब देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया दोस्तों, यही सब चीज़ें हैं। भाई हमसे ये पूछ दिया कि सारे स्वर एक साथ रहें, तो बताइए कितने ऐसे कॉम्बिनेशन होंगे। क्लियर, कितने तरीकों से हम इसको कर सकते हैं। तो भाई सारे स्वर, यानी पहले स्वर देख लेते कौन कौन से हैं। तो ए हो गए, ठीक, ई हो गया, फिर ए हो गया, फिर आई हो गया, यानी टोटल 4 स्वर हैं, यानी 4 वॉवेल्स हैं। क्लियर है। अब 4 वॉवेल्स हैं। अब बोल रहा कि ये चारों वॉवेल एक साथ होने चाहिए, तो हम एक साथ लिख लेते हैं। क्या हो गया? 1 सेकेंड। तो चारों अगर वॉवेल एक साथ लिखना हो हमें, तो ये क्या हो जाएगा? M, ठीक, T H M T C S, ठीक।
और वॉवेल क्या क्या थे हमारे, ए ई ए आई, यही थे हमारे वॉवेल। तो इसका मतलब ये आपके जो है, ये मैंने इनको अंडरलाइन कर दिया, ये एक साथ रहेंगे। क्लियर है? यानी इसको आप एक डिब्बा में बंद कर दीजिए, ये कहीं जाएंगे नहीं। मतलब अगर ये मूव होगा इधर उधर तो एक साथ ही मूव होगा। ठीक है? अब एक चीज़ आप ये समझिएगा कि एक साथ मूव तो होंगे, आपस में जो है ना, ये आपस में कुछ भी कर सकते हैं, आपस में ये इधर उधर कुछ भी करें, लेकिन ये रहेंगे चारों के चारों एक साथ। बस यही क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई कुल कितने तरीकों से सारे वॉवेल एक साथ रहें और अब इसको अरेंज करिए। तो भाई कितने हम क्या करेंगे इसको करने का, मैं आपको अप्रोच बता रहा हूँ कि भाई हम क्या करेंगे। ये जो आपका पूरा वॉवेल है इसको 1 मान लेंगे। क्लियर है भाई? एक साथ हैं तो हम इसको 1 मान लेंगे, 1 लेटर है केवल ये। ठीक, तो इसको 1 लेटर मैंने मान लिया। अब ये 1 लेटर मान लिया और ये कितने बचे फिर, 1 2 3 4 5 6 7, यानी टोटल कितने बन गए, 7 + 1 यानी 8 लेटर बन गए। ठीक है? पहले कितने लेटर थे, 11। अब 8 लेटर को अरेंज करना है। मैं आपको बस 1 बाय 1 करके बता रहा हूँ कि कैसे कैसे करेंगे। तो पहले क्या हो गया, फैक्टोरियल 8 बटे, हमने क्या बताया था भाई 8 लेटर हैं, अब उसमें कोई रिपीट हो रहा है कि नहीं, तो देखेंगे हाँ भाई हो रहा है, ये देखिए एम हो रहा है, तो बटे फैक्टोरियल 2। ठीक, टी भी हो रहा है, टी भी कर देंगे भाई फैक्टोरियल 2। और कुछ हो रहा है क्या, नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम 8 लेटर कंसिडर करते हैं, यानी मैथ और ये 1 लेटर मान लिए, तो इसको करने का तरीका तो हो गया भाई फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। ठीक, अब एक चीज़ ये भी हो सकता है कि आपका ये जो पोर्सन है ये वाला, इसको अगर मैं अलग से लिख दूँ, ये हो गया आपका AEAI, तो इसको भी आप आपस में अरेंज कर सकते हैं। तो उसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। फैक्टोरियल 4 अपॉन, अब कितने तरीके से हो सकता है, फैक्टोरियल 4 लेटर थे, ये 4 वॉवेल थे, तो फैक्टोरियल 4 अपॉन, अब देखिए ए भी रिपीट हो रहा है इसमें, है ना, ये देखिए ए 2 बार आ रहा है, तो बस 2 से डिवाइड कर देंगे हम। क्लियर? ये फैक्टोरियल 2। तो ये जो आपका डेडली कॉम्बिनेशन बन गया, ये आपका हो गया तरीका। ठीक है? अगर आपको नया लग रहा है ये चीज़ें, तो बस आप इसको समझ लीजिए कि भाई हमने क्या किया, पहले सारे वॉवेल को 1 मान लिया, तो टोटल हमारे 8 लेटर बन गए। क्लियर? ये देखिए 7 ये और 1 ये। ठीक, तो 7 1 8 टोटल हो गए। अब 7 1 8 टोटल हो गए, तो फैक्टोरियल 8 कर दिया और डिवाइडेड बाई 2 × 2 कर दिया फैक्टोरियल में। क्यों? क्योंकि ये था और ये था, है ना, एम और टी। अब उसके बाद जब ये हो गया हमारा कॉम्बिनेशन, तो पहला सेट तो हमारा ये बन गया, है ना, और दूसरा सेट ये है कि भाई जो ये वॉवेल थे ये कितने तरीके से बने। भाई इनको भी तो आपस में अरेंज कर सकते हैं। हम कहते हैं आप AE इसको AAEI कर दीजिए, है ना, AE और IA कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, मतलब रहेंगे तो चारों एक साथ ही ना। हमारा कंडीशन क्या है कि ये चारों एक साथ रहने चाहिए। तो भाई चारों एक साथ रहने की कंडीशन क्या है, फैक्टोरियल 4 और इसमें भी ए रिपीट करें, तो फैक्टोरियल 2 से हमने डिवाइड कर दिया। क्लियर? तो अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो अब इसी तरीके क्वेश्चन दोस्तों UPSC भी पूछता है, तो उसमें आपको घबराना नहीं है कि भाई आपने मान कुछ दे दिया ऐसे क्वेश्चन और बोला कि बताइए इनको अरेंज करने का तरीका क्या है कि जब सारे ये लेटर एक साथ रहें। तो आप क्या करेंगे, इसको कुछ मान लीजिए और एक इसको मान लीजिए, तो टोटल आप इसका पहले निकाल लीजिए कुछ करके, है ना, फैक्टर जो भी है, फिर उसके बाद इसको अलग से करके दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्लियर? ये जो चीज़ें हैं छोटी छोटी, ये आपकी हो गई। अब ऐसे UPSC में भी क्वेश्चन पूछता था, तो मतलब आपसे बहुत ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता UPSC, लेकिन इतना जरूर पूछेगा कि भाई कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं। क्लियर है? अब जैसे मैं UPSC का क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ एक पिछले ये 2020 का क्वेश्चन है। चलिए, अब इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है मैं पढ़ देता हूँ कि शब्द दिल्ली के सभी अक्षरों का प्रयोग करते हुए कितने विभिन्न 5 अक्षरी शब्द जिनका कोई अर्थ हो या ना हो बनाए जा सकते हैं। ठीक है, दिल्ली है DELHI। ठीक है, बनाए जा सकते हैं जिसमें प्रत्येक शब्द D से शुरू होता है और I से समाप्त होता है। अब देखिए मैं आपको समझा देता हूँ कि भाई दिल्ली आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक, दिल्ली दे दिया। अब बोल रहा है कि दिल्ली में पहला लेटर D रहेगा और आखिरी लेटर I रहेगा। क्लियर है? ये तो फिक्स कर दिया मैंने। अब आपको इसको हिलाना नहीं, इसको डब्बा में पैक कर दीजिए। भाई ये तो आपके हो गए D और I। अब बचा कितना लेटर, 3 लेटर बचा। तो वही बोल रहा है कि दिल्ली को कितने ऐसे तरीके से अरेंज कर सकते हैं कि पहला लेटर D रहे, आखिरी लेटर I रहे और फिर कुछ भी लेटर बने, उसका चाहे कोई मतलब निकले चाहे ना निकले, लेकिन कितने लेटर ऐसे बन सकते हैं। तो इसको करने के बड़े अच्छे से तरीके हैं भाई। अगर आपको पता है फॉर्मूला तो आप तुरंत कर लेंगे। फॉर्मूला क्या हो गया कि ये EL और H है, तो ELH माने 3 लेटर हो गए। ठीक, तो 3 लेटर को हमने पढ़ा है, भाई 3 लेटर है ना, 3, तो इनको अरेंज करके क्या, फैक्टोरियल 3, बस सिंपल सा। भाई फैक्टोरियल 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, यानी 3 × 2 × 1
तो 3 दूनी 6 हो गया। तो इसका मतलब 6 तो ऐसे तरीके हो गए जो आप कर सकते हो। तो आपने तुरंत आंसर मार दिया। देखिए एक लाइन का भी क्वेश्चन नहीं था दोस्तों, बस आपको ये करना था कि जो जो क्वेश्चन में आपसे कहता गया वो आप करते गए। तो भाई बोला कि डी को फिक्स कर दीजिए, मैंने डी को फिक्स कर दिया। आई को फिक्स कर दीजिए, मैंने आई को फिक्स कर दिया। अब बोला कि भाई कितने तरीके से हो सकता है, तो भाई कितने तरीके से हो सकता है मैंने देख लिया कि भाई हमारे पास बचे कितने, ई एल एच बचे। तो बस ई एल एच को अरेंज करने का तरीका क्या हो गया, फैक्टोरियल 3, बस फैक्टोरियल 3 माने 6। तो ये तो आपका बात हो गया। अब जो दोस्त नहीं जानते हैं वो थोड़ा सा टाइम लगाएंगे, उनका भी होगा, ऐसा नहीं है। उनको क्या होगा कि भाई वो क्या करेंगे, ऐसे ऐसे लिखेंगे, तो उसको करेंगे कि भाई बचे क्या थे अपने, ई एल एच बचा था। अब इसको फिर क्या करेंगे, ई एच एल करेंगे, है ना। फिर ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन करेंगे, ऐसे ऐसे, तो 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ बना के। जैसे पहला तो ई एच एल हो गया, ठीक। उसके बाद एल ई एच और एल एच ई हो गया, ठीक। उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे एच ई एल और एच एल ई, ये होगा। इसके अलावा आपको 6 और कोई और नहीं मिलेगा, ठीक है। ये आपके 6 तरीके हो गए। तो अगर आपसे क्वेश्चन तरीका पूछे तो आप तरीका भी बता सकते हैं भाई कौन कौन से 6 हैं। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया, क्लियर है। अब आप समझ पा रहे हो कि भाई क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं यूपीएससी में, क्लियर है। मतलब आपसे बहुत ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ट्रिक लगाना है और ये देखना है कि भाई क्वेश्चन कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, बहुत ही अच्छा सा है, इसको होमवर्क में दे दूँ क्या आपको। चलिए मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ पहले, ठीक है, कि ये होमवर्क आप ले लीजिए। आपका इसमें से 2 क्वेश्चन मैं होमवर्क दूंगा, ठीक है, एक ये और एक अगला क्वेश्चन। तो पहला होमवर्क ये है कि एक थैला है, ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा विजुअल बना देता हूँ। एक थैला है, ठीक है, इसमें ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे 20 गेंद रखी है, ठीक, 20 ऐसे गेंद, ठीक है, 20 गेंद है। अब इसमें क्या है, इसमें अगर बात करें तो 8 है हरी गेंद, ठीक, 8 ग्रीन, ठीक, और इसी में 7 हैं वाइट, 7 वाइट, और कितने बचे, 5 जो है, 8 7 15, 5 जो बचे हुए 5 हैं वो रेड है, लाल, ठीक है। यानी मैं इसको हाईलाइट कर दूं तो ये हो गया आपका 5 रेड हो गया, ठीक, और 8 ग्रीन हो गया, ठीक, और वाइट तो वाइट है ही है, खैर 7 वाइट हो गया, क्लियर है। तो अब बोला क्या है क्वेश्चन में, आपसे क्वेश्चन में ये बोला है कि आंख बंद करना है आपको और उस थैले में से मिनिमम कितनी गेंद निकालना है, न्यूनतम, ठीक है, किसी भी मतलब बिना बदले, ठीक है। जैसे आपको बस हाथ डालना थैले में और मिनिमम कितनी गेंद ऐसे निकालने कम से कम कि हर एक में से कोई एक रंग मतलब सुनिश्चित हो जाए, ठीक है। भाई ये थैला था आपका, भाई क्लोज कंटेनर है ना। अब आपको मैं समझा दूँ तो ये जैसे क्लोज कंटेनर है, ठीक, इसमें 20 गेंद रखी है। अब 8 ये हो गई, 7 ये हो गई, 5 ये हो गई, तो बस आपको हाथ ऐसे डालना है और गेंद निकालना है। तो आप मिनिमम यानी मैं लिख देता हूँ न्यूनतम जो है कितनी गेंद, न्यूनतम गेंद कितनी निकालेंगे, ठीक है, कि एटलीस्ट जो है सब में कि एक एक कलर आ जाए, यानी एक एटलीस्ट उसमें मतलब कोई भी कलर मिसिंग ना रहे, क्लियर है। यानी रेड भी रहे उसमें, वाइट भी रहे और ग्रीन भी रहे। तो मिनिमम कितनी ऐसी गेंद निकालेंगे, ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन हो गया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। इसको कोई रॉकेट साइंस नहीं, आप बहुत आसानी से कर लेंगे, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, क्लियर। और अगला क्वेश्चन आपको देता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन ये है कि बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसको मैं डिस्कस करूँगा अगले लेक्चर में, कि भाई 10 लोग हैं, ठीक है, 10 पीपुल, ठीक। अब इनको आपस में हाथ मिलाना है। आप सुने होंगे बहुत इस तरह के क्वेश्चन सुने होंगे कि भाई हाथ मिलाने क्वेश्चन आ गया, कुछ आ गया ना, तो हाथ मिलाना है। अब ये कितने तरीकों से हाथ मिला सकते हैं, ठीक, अब इसको आपको करना है, क्लियर है। अब आपकी जो भी अप्रोच हो आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से कीजिए, है ना। आपका जो प्रैक्टिकल लाइफ अप्रोच है, जो मतलब कुछ भी करके आप इसके आंसर बताइए, क्लियर है। अगर आप में से जो दोस्त ऑप्शन जानना चाहते हैं तो मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, क्योंकि कुछ दोस्तों को इसमें ऑप्शन की ज़रूरत पड़ती है एलिमिनेट करने में या फिर जो भी उनके मेथड्स होते हैं। तो जैसे मान लीजिए इसकी 4 ऑप्शन की बात करें, 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4 अगर बात करूं तो इसमें आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं कि भाई 17 15 13 16 और एक और ले लीजिए ऑप्शन 11, ठीक, ये आपके ऑप्शन हो गए, ठीक है, 17 13 15 11 16, ठीक है, ये आपके 5 ऑप्शन हो गए। अब अगर इसकी बात करता हूँ मैं
जो दूसरा क्वेश्चन दिया मैंने, है ना, ये कि हाथ कितने तरीके से मिलाएंगे। अगर इसके ऑप्शन की बात करूँ मैं, तो इसमें भी 4 ऑप्शन मान लीजिए दिया है। अब ये 4 ऑप्शन क्या क्या हैं? ये 4 ऑप्शन आपके हैं 20, 30, 45, 55, माफ कीजिएगा, ये 55 हो गया, ठीक है, 55, और इसमें भी आप ले लीजिए एक 5वां, आप ले लीजिए ठीक है, ये 40 ले लीजिए। क्लियर? ये आपके हो गए 5 ऑप्शन। यानी आपका 2 क्वेश्चन था, एक हो गया आपका भाई बॉल निकालनी है, कितनी मिनिमम निकालनी है, सारे कलर उसमें मैच कर जाएं, और एक हो गया कि 10 लोग हैं आपस में हाथ मिलाते हैं तो कितने तरीके से मिला सकते हैं। क्लियर? ये तो आपके तरीके हो गए। अब आपसे बात करते हैं अगले टॉपिक की, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, थोड़ा सा आप रिलैक्स हो सकते हैं क्योंकि काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था। मैं इसको इसलिए दोस्तों थोड़ा साथ में लिया हूँ ताकि चीज़ें थोड़ा सा आसान हो जाएं आपके लिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऐसा है कि वो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के साथ लेके चलेंगे तो थोड़ा सा इजी पड़ जाता है। और चूंकि हमारी क्लासेस जो है वीक में 3 डेज आती है, मतलब मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे में, तो मैं चाहता हूँ कि भाई जो टॉपिक मैं एक साथ कवर कर सकता हूँ, है ना, प्रोबेबिलिटी हो गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, इसी तरीके से मैंने पिछले भी कुछ 2 टॉपिक एक साथ उठाए थे। तो कहने का मतलब ये है कि आपके टॉपिक भी कवर हो जाए और आपका जो सिलेबस है, बेसिकली सिलेबस टाइमली कवर हो जाए। तो ये मेरा एक मोटो है कि भाई आपका सिलेबस जो है, जो इसमें से मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, क्योंकि सारे टॉपिक्स कवर कर पाना दोस्तों मतलब पॉसिबल नहीं है ना, तो ये किसी के भी लिए कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। तो हम ये देखेंगे भाई जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसको करने से आपका सीसैट जो है क्लियर हो सकता है, आपका काम बन जाए। भाई आपको 33% नंबर लाने हैं तो 33% नंबर आपके आ जाए। क्लियर? बाकी तो आपको कंटिन्यू मेहनत करनी ही है। तो अब चलिए बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। तो अब प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बताया भी था इन जनरल कि होता क्या है, जैसे बीच में मुझे याद आ रहा है कि कुछ लेक्चर में डिस्कस कर रहा था। तो प्रोबेबिलिटी यानी इसको बोलते हैं प्रायिकता। ठीक है, प्रायिकता। ठीक, प्रोबेबिलिटी यानी अगर इसको मैं बताऊं अगर कि ये होता क्या है, तो ये होता ये है कि किसी चीज़ के घटित होने की क्या संभावना है। क्लियर? इन शॉर्ट यही होता है। अगर मैं आपको फॉर्मूला बताऊं कि भाई प्रोबेबिलिटी को पी से दिखाते हैं, ठीक है, मान लीजिए पी कोई प्रोबेबिलिटी है और कोई इवेंट ई है, मान लीजिए, ठीक है, ये कोई घटना है, ई हो गई घटना, मैं लिख देता हूँ, ई हो गई आपकी घटना, ठीक, और पी हो गया आपका क्या, प्रायिकता। ठीक, तो अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई पूछे तो ये क्या होता है, ये होता है आपका अनुकूल परिणाम। ठीक है, मतलब अनुकूल परिणामों की संख्या। ठीक, अनुकूल परिणामों की संख्या, मैं आपको स्टेटमेंट लिख रहा हूं, अपॉन डिवाइड में क्या रहेगा, कुल परिणामों की संख्या। ये आपका होता है प्रोबेबिलिटी दोस्तों। क्लियर? इन शॉर्ट यही है कि भाई आपको अगर इंग्लिश मीडियम के जो छात्र हैं उनको मैं बताऊं तो ये क्या होता है, कुछ नहीं, बस फेवरेबल इवेंट है, ठीक है, जो आपके मतलब आपके कंडीशन में दिख रहा है वो हो गया, और ये टोटल हो गया। ठीक है, यानी जो आपके फेवर में है वो कितने तरीके हो सकते हैं और जो टोटल कितने तरीके पॉसिबल हैं, बस उनको आप डिवाइड कर देंगे आपस में, ये आपका हो जाएगा प्रोबेबिलिटी। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल के माध्यम से समझाऊं, ठीक है, जैसे मैंने आपको समझाया भी था बहुत पहले जब मैं आपको डिटेल्ड सिलेबस डिस्कस कर रहा था, तो मुझे याद है कि भाई एक एक करके मैं इस टॉपिक डिस्कस कर रहा था, मैंने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो जो दोस्त नए आए हैं मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैंने जो प्लेलिस्ट बनाई है उसमें आप जाएंगे तो मैंने PYQ ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है 2021 का, यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस का। ठीक है, तो इसको जो मैंने डिस्कस किया है इसके साथ साथ मैंने डिस्कस किया है आपसे ट्रेंड्स एनालिसिस, यानी क्वेश्चन की जो ट्रेंड है मैंने आपसे ये बताया, इसमें डिस्कस किया कि भाई क्वेश्चन हमारा किस तरफ जा रहा है ना, उसका जो ग्राफ है भाई किस चीज़ के वेटेज ज़्यादा है। तो ये आप जब देखेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा कि वास्तव में हमें किस तरफ, मतलब हमारा ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए बेसिकली जो प्रिपरेशन का। और उसके बाद मैंने एक और वीडियो बनाया है, उसमें मैंने सिलेबस की डिटेल चर्चा की है। क्लियर है? मतलब इसमें मैंने ये बताया है कि भाई जो अपने 6 पॉइंट एजेंडा है, अगर आप यूपीएससी का नोटिफिकेशन देखेंगे उसमें बस 6 पॉइंट्स दिए हैं, तो 6 पॉइंट से आपको जज कर पाना बड़ा मुश्किल होता है कि आपके वास्तव में सिलेबस क्या है। तो मैंने उसको थोड़ा सा ईजी बनाया है कि भाई सिलेबस को थोड़ा सा उसमें सब टॉपिक में, है ना, बाइफरकेट किया हूँ कि भाई कैसे कैसे क्या क्या टॉपिक्स होते हैं। तो उसमें मैंने बताया कि प्रोबेबिलिटी ये वो है ना, तरह तरह की चीज़ें, तो उसके साथ आप गो थ्रू हो जाएंगे तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो अब जैसे मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूँ मैं, तो अब इसको मैं समझाने के लिए ले रहा हूँ कि मान लीजिए आपके पास एक सिक्का है, ठीक,
ये आपका सिक्का है। अब इसमें अगर आप सिक्का देखेंगे तो हेड आएगा या तो टेल होगा, ठीक है। यही दो सिक्के के पहलू होते हैं, या तो हेड या तो टेल। क्लियर। अब आपसे अगर ये बोले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, ठीक, हेड आने की प्रोबेबिलिटी, तो हेड कितने तरीके से आ सकता है? एक तरीके से आ सकता है। और कोई तरीका है क्या? नहीं। अब टोटल हमारे क्या तरीके हो सकते हैं? या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, यानी 1 + 1, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 2। यानी हमें चाहिए क्या था? हेड चाहिए था, तो उसके आने का तरीका क्या था? 1। और टोटल क्या क्या आ सकता है? टोटल क्या क्या आ सकता है? हेड आ सकता है और टेल आ सकता है, ठीक। मतलब हमारी, आप देख पा रहे हो स्टेटमेंट क्या है कि भाई अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम क्या? हमें हेड चाहिए था तो हेड आ गया। हेड आने का तरीका क्या हो गया? 1। और कुल परिणाम हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, तो ये क्या हो गया? 2। तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/2, ठीक। ये आपकी हो गई ग्रुप। अब एक और सिंपल से बताता हूँ आपको। मान लीजिए आपके पास डाइस है, पासा। क्लियर। बहुत सिंपल सा है। अरे डाइस कैसे बन गई? ठीक है, अरे गड़बड़ा गया डाइस। चलिए, जैसे ये डाइस बनाता हूँ मैं, है ना। ये आपका बन गया डाइस, ठीक। ये ठीक, ये आपका डाइस बन गया। अब मान लीजिए 1 2 ऐसे कुछ 3 है ना, कुछ लिखा है। मान लीजिए आपसे बोले कि आप डाइस उछाले, अब 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो हमें ये पता है कि भाई डाइस में 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखे रहते हैं, ठीक। तो 6 ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? भाई ऐसे डाइस आपने फेंका, ठीक, अब 6 ऊपर आ गया। 1 2 3 4 5 6, ये आपका 6 ऊपर आ गया। तो भाई आने का तरीका तो एक ही है, 6, ठीक। अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 पूछे डाइस में, है ना, D6 है ना डाइस में, तो ये हो गया भाई 6 आने का तरीका एक ही है। अब नीचे क्या क्या आ सकता है बाकी? कुल परिणाम, कुल परिणाम क्या हो सकता है? 1 भी आ सकता है, फिर 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, मतलब टोटल 6 चीज़ें आ सकती हैं। तो 1/6 हो जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी। क्लियर है। अब चाहे हमसे, अब देखिए एक चीज़ आप समझिएगा कि चाहे प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 पूछे, चाहे प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 पूछे, चाहे प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 पूछे, भाई कुछ भी ऊपर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6। क्यों? क्योंकि भाई वो चीज़ ऊपर आ सकती है एक ही तरीके से, और टोटल 6 चीज़ें आ सकती हैं। क्यों? क्योंकि भाई 6 फेस है उसका। क्लियर है। तो ये चीज़ें हो गई। अब इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करेगा तो बोलेगा कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है ना। मैं आपको जैसे बता दूं, जैसे मैं आपको बस इसीलिए वेरिएशन बताता हूँ ताकि आपके दिमाग में चीज़ें घुस जाएं कि भाई जैसे मान लीजिए हमारा पासा था, है ना, ये पासा था, ठीक। मान लीजिए ये पासा हमने बना दिया, पासा ही नहीं बन रहा है, बताइए। ये रहा, पासा बन गया, ठीक। चलिए बड़ा सा बनाता हूँ, थोड़ा सा समझ में आएगा, ठीक। ये बन गया आपका पासा बड़ा सा, ठीक है। अब पासा बन गया। अब हमसे ये बोल दे कि भाई कुछ हमको नहीं पता क्या है, हमें ये पता है कि भाई 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, ठीक। अब अगर आपसे प्रोबेबिलिटी क्या पूछे? इवन नंबर आने की, ठीक। अब देखिए थोड़ा सा मज़ा आएगा। इवन नंबर क्या क्या होते हैं? 2 4 6। यानी अगर यहाँ पे इवन आए ऊपर, ठीक है, ये आपसे प्रोबेबिलिटी पूछा है, तो इवन नंबर आने के तरीके क्या हो गए? 3 तरीके हो गए। 3 तरीके में क्या क्या हो गया? या तो भाई 2 आ जाए, या तो 4 आ जाए, या तो 6 आ जाए, ठीक। तो इवन नंबर आने का कितना तरीका हो गया? 3 तरीका। और टोटल क्या क्या आ सकता है? कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल हो गया 6, है ना। 6 डिजिट थी, 3 ऐसी है इवन, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। क्लियर। देखिए यानी इवन आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2। ऐसी ऑड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? वो भी 1/2 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भाई ऑड भी 3 है, 1 3 5, ये 3 ऑड हो गए, 3/6, है ना। तो ये आपका ये भी 1/2 हो गया। तो कहने का ऐसे क्वेश्चन वेरी करते हैं। क्लियर है। अब एक चीज़ और समझिए कि आपसे क्वेश्चन कभी कभी ये दे देगा कि अगर मान लीजिए कोई रेस है, ठीक है, मान लीजिए यहाँ से शुरू हुई रेस और यहाँ पे ख़त्म हुई। क्लियर है। अब ए दौड़ रहा है उसको, तो अगर उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी, है ना, जीतने की प्रोबेबिलिटी अगर पी है मान लीजिए, ठीक है, पी है जीतने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है, तो हारने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी पता है दोस्तों? अगर आपसे नहीं मतलब क्वेश्चन में केवल ये पूछ दिया भाई जीतने की प्रोबेबिलिटी है, तो हारने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? 1 - p। क्लियर। ये हो गया। क्लियर है। ये चीज़ ये आप क्लियर कर याद कर लीजिए। और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रायिकता, ठीक है, प्रायिकता की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगी, हमेशा। मतलब आप अगर कोई भी किसी चीज़ के नंबर प्रोबेबिलिटी चेक कर रहे हैं, अगर आपको क्रॉस चेक करना, अगर आपका आंसर गलत आ रहा है तो वो 0 से 1 के बीच में होगा तो सही हो सकता है। अगर मान लीजिए 2 आ गया, 2 प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती। भाई किसी चीज़ के घटित होने का आपको अगर मैं इसका बेसिक सा मतलब बताऊँ कि भाई 0 से 1 का मतलब क्या है? संभावना। भाई किसी चीज़ का
होने का क्या होता है, या तो संभावना मतलब या तो कि चीज़ें होंगी या तो नहीं होंगी। अब ऐसा थोड़ी आप कहोगे नहीं 200% होगा, अरे 100%। भाई अगर आप बोलने के लिए बोल देते हैं, बट आप ये समझिए भाई एक सर्किल है, अब या तो ये पूरा पूरा भरा होगा, क्लियर है, मतलब ये पूरा पूरा भरा होगा, ठीक है, या फिर आधा खाली होगा आधा भरा होगा, है ना, मतलब कुछ ना कुछ ऐसा होगा भाई। तो कहने का मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी तो उसकी वही होगी ना कि भाई कितना है, मतलब इसकी जो प्रोबेबिलिटी है कभी भी एक से ज़्यादा नहीं होगी, क्लियर है, एक से ज़्यादा नहीं होगी, यानी 0 से 1 के बीच में इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। यानी या तो वो अब रेस की बात करें अगर, है ना, अगर कोई रेस है तो या तो वो जीतेगा या तो हारेगा, है ना। अब इसमें ये थोड़ी कि 2 गुना जीत जाएगा, मतलब या तो जीतेगा तो 1, हारेगा तो 0, मतलब ऐसा है कुछ। तो कहने का मतलब अब ये जीते की प्रोबेबिलिटी 1 होगी कि आधी होगी, क्या होगी ये नहीं पता हमें, लेकिन जो भी होगी वो 0 से लेकर 1 के बीच में होगी, क्लियर है, ये चीज़ हो गई। अब आपसे एक क्वेश्चन कभी कभी स्टेटमेंट में ऐसे दिया रहेगा, हो सकता है आपसे कंप्रहेंशन में पूछ ले कि PE प्लस PE डैश की वैल्यू क्या होती है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू 1 होती है। अब ये होती क्या, मैं आपको ये बताता हूँ कि PE क्या है, PE डैश क्या है, ठीक है। PE है कोई घटना है, मैं लिख देता हूँ, घटना के होने की प्रायिकता, ठीक, होने की प्रायिकता। और PE डैश जो मैंने लगा दिया ये है घटना के ना होने की प्रायिकता, ठीक है, ना होने, ठीक है, ना होने, ठीक है, ना होने की प्रायिकता। तो अगर इन दोनों को आप जोड़ेंगे, अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे यानी घटना के होने की और घटना के ना होने की, तो इसकी वैल्यू भी 1 आएगी, ठीक। ये आप याद कर लीजिए, बहुत सिंपल सा, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मतलब काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जैसे देखिए मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से करके समझाता हूँ कि भाई क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे हो सकती हैं। तो अगर एग्जाम्पल की बात करें तो पहला एग्जाम्पल ये ले लेता हूँ मैं कि मान लीजिए ये एग्जाम्पल था कि 3 सिक्के हैं, ठीक है, उनको एक साथ उछाला गया। तो भाई 3 सिक्के हैं, ठीक है, 1 2 3, ठीक, अब तीनों को उछाला गया। अब बोल रहा है कि तीनों के तीनों जो है हेड आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। अब एक चीज़ आप समझ पा रहे हो कि भाई हेड आए तीनों में, तो चलिए मैं 2 से समझाता हूँ, क्योंकि 3 से आपको समझने में हो सकता है दिक्कत हो जाए। मैं 2 से समझाता हूँ कि भाई 2 सिक्के हैं, 2 को उछाला गया और दोनों के हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो अब एक चीज़ आप ये समझिए, पहले तो मैं फॉर्मूले पे नहीं जाऊँगा, पहले तो बेसिक से समझते हैं कि आप कैसे अप्रोच करेंगे। अब मान लीजिए आपको फॉर्मूला नहीं पता है तो आप प्रायिकता क्या जानते हैं, प्रायिकता ये जानते हैं कि भाई ऊपर हमको जो चाहिए वो किस तरीके से आ सकता है और टोटल क्या क्या आ सकता है, मतलब हमारे इस तरीके के अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं जो आ सकती हैं, है ना। भाई हमसे पूछा क्या, हेड हेड चाहिए हमको। अब हेड हेड चाहिए तो हेड हेड तो ठीक है, अब हेड हेड के अलावा और क्या क्या आ सकता है तो उसको भी देख लेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। भाई हमें क्या चाहिए था, हेड हेड चाहिए था, हमने उछाला, ठीक है। अब देखिए मैं थोड़ा सा कलम चेंज कर दूँ, तो जैसे इसकी बात करता हूँ, तो इसमें मान लीजिए हेड आया, ठीक, इसमें मान लीजिए हेड आ गया, अपना आ गया, लेकिन अब इसमें हेड आया, इसमें टेल आ गया, ये भी हो सकता है ना। भाई पहली बार उछाले दोनों में हेड आ गया, दूसरी बार उछाले हो सकता है इसमें हेड आए इसमें टेल आए, अगर तीसरी बार उछाले तो हो सकता है इसमें टेल आए और इसमें हेड आ जाए, क्लियर, और चौथी बार उछाले तो इसमें हो सकता है टेल आए इसमें भी टेल आ जाए, यही होगा 4 कॉम्बिनेशन। अब आप और सोच पा रहे हैं क्या कोई कॉम्बिनेशन। देखिए जो प्रैक्टिकल अप्रोच होता है ना दोस्तों, इसमें ये सोचने की बात होती है। अगर आप सारे केस सोच ले गए तो आपका आंसर सही हो जाएगा। और फॉर्मूले में क्या होता है, आपको केस नहीं सोचना होता, बस आपको वैल्यू पुट करनी होती है, वो अपने आप जो भी कॉम्बिनेशन बनेंगे अपने आप ले दे के बता देगा भाई इतने होंगे, बस आप फॉर्मूला सही से पुट कीजिए, उसमें इनपुट सही डालिए, है ना। तो अब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा ये है कि भाई हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, मतलब अगर इस पर भी हेड आए, अगर मैं लिख दूँ है ना, अगर मैं लिखूँ कि भाई इस पे भी हेड आए और इस पे भी हेड आए तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये हो गई प्रोबेबिलिटी हेड हेड, यानी एक ऐसा तरीका है जिससे हेड आएगा। क्लियर, आपको भी दिख रहा होगा कि और कोई तरीका है नहीं, तो इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम लिखेंगे P तो एक ऐसा तरीका है कि भाई हेड दोनों पे आए। अब टोटल क्या क्या आ सकता है, क्लियर है, अब टोटल क्या क्या आ सकता है, ये भी 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 आ सकता है, इसका मतलब टोटल 4 चीज़ें आ सकती हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4, यानी अगर आपसे क्वेश्चन में बोल दे कि भाई हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है दोनों पे, तो हो जाएगा 1/4। अब अगर हम यहीं से टेल आने की प्रोबेबिलिटी बोल देता, ठीक है, टेल, तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या है, ये देखिए
एक तरीके से आ सकता है, बाकी 4 टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/4 हो गई। क्लियर है। अब अगर आपसे बोल दे कि एक में हेड और एक में टेल आए, अब ये ना क्लियर करिए भाई किस में हेड किस में टेल, तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी, तब आप देखिए क्या होगी। ये देखिए हेड और टेल इसी में आ रहा है केवल। क्लियर। ये देखिए हेड टेल टेल हेड, तो इसका मतलब 2 प्रोबेबिलिटी हो गई हेड और टेल आने की। अब किस में क्या है ये नहीं पता, बट हेड और टेल आ रहा है, और मतलब एक बार इसमें हेड आ गया, उसमें टेल आ गया, उसमें टेल आ गया, इसमें कहने को मतलब एक में हेड एक में टेल आने की प्रोबेबिलिटी होगी 2, और टोटल कितने पॉसिबिलिटी थी 4, तो इसका मतलब हो गया 1/2। अब देखिए एक क्वेश्चन से आपका 3 क्वेश्चन बन गया कि भाई एक बार केवल हेड हेड का पूछा था, है ना, फिर टेल टेल का पूछा था, फिर हेड और टेल का पूछा था। ठीक है, तो ऐसे ही आप भी जब क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तो उसमें आप वेरिएशन करने की कोशिश कीजिए कि भाई आपको समझ में आए कि अगर आपसे यूपीएससी ये पूछा है या फिर कोई भी एग्जाम हो, तो अगर आपसे ये पूछा तो इसमें और क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, तो वो क्या क्या पूछ सकता है आपसे। क्लियर है दोस्तों। तो ये तो आपका होगा कॉम्बिनेशन के हिसाब से। अब अगर फॉर्मूले की बात करें कि भाई ये सिक्के थे, है ना, अब इसमें हेड और हेड आने की प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, तो दोनों एक साथ आए तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो हमने अलग अलग क्या पढ़ा था कि अलग अलग 1/2 होगा। ठीक है, तो अगर 1/2 होगा तो अब इनको दोनों को आपको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर है। तो अगर आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 1/4। ये हो गई आपकी एक साथ। ठीक है, एक साथ आप उछालेंगे तो आपका 1/4 आएगा इसका प्रोबेबिलिटी। कब, जब दोनों में हेड हेड आएगा। क्लियर है। ये हो गया आपका एक क्वेश्चन। अब अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो आई होप आप समझ रहे होंगे चीज़ें कितनी इंटरेस्टिंग है, बस आपको समझने की देर है। अगर आप समझ गए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यूपीएससी दोस्तों आपसे क्लियर कट उसमें लिख भी रखा है कि आपसे 10th लेवल की मैथमेटिक्स पूछता है, तो उससे मैं थोड़ा सा हायर ही लेके चल रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए कि भाई परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो मैंने आपको बताया वो थोड़ा सा मतलब कुछ लोगों को टफ लगता है, बट ठीक है, क्योंकि आपको उसमें फॉर्मूले से आपको लेना देना नहीं है, बस ले दे कि आपको ये देखना कि भाई आप क्वेश्चन का आंसर कितनी जल्दी से कर सकते हैं। तो बस उस जल्दी से करने के लिए हम जो है इसके फॉर्मूले पे जा रहे हैं। क्लियर है। तो अब जैसे अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगले क्वेश्चन की बात में ये है कि मैं पढ़ देता हूँ स्टेटमेंट एक बार, कि राम है, ठीक है, राम है एक जिला स्तरीय दौड़ प्रतियोगिता में भाग लेता है। ठीक है, दौड़ता है, उसकी दौड़ की जीतने की प्रायिकता क्या है 2/16। तो अब देखिए सिंपल सी बात है, दौड़ दौड़ा, ठीक, अब इसके जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जीतने की प्रोबेबिलिटी बता दी 2/16। ठीक है, तो बोल रहा है कि हारने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। ठीक, या फिर आपसे अगर कभी कोई क्वेश्चन बदल देगा, या ना जीतने की। ठीक है, एक ही बात है भाई, जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है और ना जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो मैंने आपको क्या बताया कि भाई जीतने की प्रोबेबिलिटी थी आपकी 2/16, तो ना जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1 मतलब माइनस जीतने की प्रोबेबिलिटी पी जीतना, मैं हिंदी में ही लिख दे रहा हूँ जीतना। ठीक है, तो 1 से माइनस कर दिया, 1 माइनस पी जीतने की क्या थी 2/16। क्लियर, ये हो गया 1 माइनस 1/8, 7/8 हो गया। मतलब उसके जो हारने की प्रोबेबिलिटी या फिर ना जीतने की प्रोबेबिलिटी हो गई पी डैश कर दीजिए, चलिए। ठीक है, पी डैश की प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी इसकी कि भाई ये इतने में से नहीं जीतेगा, यानी कितना 7/8। 7/8 ऐसा तरीका है कि भाई वो रेस को हार जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो गई इसकी। क्लियर। देखिए बहुत सिंपल सा था, बस आपको ये पता होना चाहिए था कि अगर पी डैश दिया है, मतलब माफ़ कीजिएगा, अगर आपको पी दिया है तो पी डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस पी। ये है आपका, ये देखिए। क्लियर है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब अगले क्वेश्चन की अगर बात करें, देखिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन रहते हैं दोस्तों। अब ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन क्या है कि भाई ताश की गड्डी है। ठीक है, आप सभी लोग काफ़ी लोग ताश खेलते होंगे और नहीं भी खेलते होंगे, मैं अभी आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगा कि क्या क्या होता है, क्या क्या चीज़, बेसिक नॉलेज होना चाहिए भाई। अपने को क्वेश्चन लगाना तो अपने को बेसिक पता होना चाहिए कि भाई उसमें क्या क्या कार्ड होते हैं, कौन कौन से कलर होते हैं, है ना, जो भी चीज़ें हैं। तो लड़कों को तो ज़्यादातर पता होता है, बट जो मेल मतलब फीमेल्स होती हैं, जो लड़कियां होती हैं, उनको कार्ड के बारे में हो सकता है नॉलेज ना हो। तो बस आप इतना नॉलेज रखिए कि भाई आपको पता रहे कि भाई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। तो पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, फिर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूंगा। तो जैसे क्या है क्वेश्चन कि एक ताश की गड्डी है, ठीक है, उसमें से एक ताश का पत्ता खींचा जाता है, तो उसके बादशाह होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। बादशाह यानी किंग। ठीक है, तो मान ये ताश की गड्डी थी, इसमें से एक ताश आपने खींच दिया, ठीक है, तो इसके किंग होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, बादशाह। तो पहले आप ये समझिए कि मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, तो 52 पत्ते होते हैं दोस्तों। ठीक है, 52 पत्ते होते हैं, ऐसे मान लीजिए ऐसे सेट रहते हैं। ठीक है, ये ठीक है, तो अब 52 पत्तों में 13 तरह का सेट रहता है,
तेरा ये, तेरा ये, तेरा ये, तेरा ये, मैं बताता हूँ क्या क्या होता है। तो जैसे एक तो होता है डायमंड यानी ईटा, तो ये रेड कलर का आएगा, ठीक। और एक इसको क्या बोलते हैं, हार्ट बोलते हैं, पान बोलते हैं, क्या बोलते हैं ना, कुछ होता है, तो ये होता है, मतलब रेड के दो हो गए, ठीक, ऐसे, क्लियर। और फिर दो होते हैं ब्लैक के, तो वो होते हैं हुकुम, ठीक है, वो होते हैं हुकुम। ऐसे उसमें ऐसे पान ऐसे डंडी निकला रहता है कि ऐसे कैसे बना रहता है, आप में से बहुत अच्छा ऐसे रहता है हमको लगता है, माफ़ कीजिएगा, कुछ ऐसा रहता है, मुझे ध्यान आ रहा है, मुझे भी ठीक है, ये ऐसे रहता है, यानी ऐसे, आई थिंक ऐसे रहता है। अब ये डंडी रहता है कि नहीं रहता है ना, ब्लैक कलर का रहता है, ठीक। और एक होता है चिड़ी, ऐसे 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 करके, ऐसे ऐसे करके ऐसे रहता है। तो कहने का मतलब 13 पत्ते आपके ईंट के हो गए, 13 हार्ट के हो गए, 13 इसके हो गए, 13 उसके, और हर एक पत्ते में, ठीक है, हर एक पत्ते में ऐसे शुरू रहेगा आपका डिजिट, भाई ए के क्यू जे ऐसे सब में रहेगा। फिर उसके बाद आपका ऐसे दिया रहेगा, है ना, उसके बाद ऐसे रहेगा 10 9 8 ऐसे करके 2 तक रहेगा, क्लियर है। तो मतलब 10 9 8 यानी आपका ये तो 9 हो गया और ये 9 4 13, मतलब टोटल 13 हो गए, है ना। अगर आपको मैं लिख दूँ पूरा, 10 9 8 7 6 5 4 और 3 और 2, ये इतने पत्ते रहते हैं, सब में रहेंगे इतने इतने। तो अब आपसे बोला क्या है कि भाई आपने पत्ता खींचा, ठीक है, अब वो किंग आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो भाई किंग इसमें भी होता है, एक किंग इसमें हो गया, किंग इसमें हो गया, किंग इसमें हो गया, किंग इसमें हो गया, है ना। तो टोटल 4 किंग हो गए, ठीक है। मतलब आप किंग मतलब पत्ता खींचते तो उसके किंग होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, भाई 4 किंग हो गया तो 4 ऊपर आ जाएगा। और टोटल पत्ते कितने थे, 52, ठीक है। तो भाई 52 पत्ते में 4 किंग हो गए, 4/52 कर दिया, तो ये हो गया 1/13, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई आपकी 1/13, क्लियर है। और कभी कभी आपसे ये बोल देगा, मतलब इसलिए आपको बताया भाई लाल किंग होने की प्रोबेबिलिटी है, लाल किंग। तो लाल किंग होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, लाल किंग होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, जो ये आपका 4 था, 4 के बजाय 2 ही तो होगा, क्योंकि भाई एक रेड ये है, एक रेड ये है, बस ऐसा, है ना। तो ये इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा ब्रीफ किया कि भाई ताश के पत्ते में ऐसे ऐसी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि भाई अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब जैसे अगले क्वेश्चन की बात करें तो अब जैसे चलिए मैं पढ़ देता हूँ एक बार, उसके बाद ये कौन सा क्वेश्चन हो गया, चौथा, ठीक है, ये चौथा क्वेश्चन हमारा हो गया। अब चौथे क्वेश्चन में क्या है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन में लेता हूँ कि भाई एक बॉक्स है, ठीक है, उसमें 4 लाल गेंद है, 5 हरी गेंद है और 6 सफ़ेद कलर की गेंद है, ठीक है। तो इस बक्से से एक गेंद निकाल ली जाती है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि निकला हुआ गेंद या तो लाल हो या तो हरा, क्लियर। पहले तो हम लिख देते हैं कि भाई क्या क्या है, जिस कलर की गेंद है उसी कलर से लिखेंगे। तो अब वाइट वाले गेंद को चेंज कर देता हूँ, मैं पीला कर दूंगा, ठीक है, या फिर नीला कर दूंगा, चलिए। तो हमें दिया है 4 लाल, ठीक ठीक, उसके बाद क्या दिया है, 5 हरी, ठीक है, 5 हरी, क्लियर है। और क्या दिया है, अब दिया है 6 नीली, ठीक है, जो जिस कलर की गेंद थी उसी कलर से मैंने लिख दिया। अब बोला है कि एक गेंद आपको निकालना है, ठीक है। अब आपको कंडीशन देखिएगा क्वेश्चन में क्या है, भाई एक गेंद आपको निकालना है इन सब में से, ठीक है। अब एक गेंद निकालना है तो वो या तो लाल हो, क्लियर है, या फिर हरी हो, ठीक है। मतलब आप निकालेंगे तो एक ही गेंद, तो या तो वो लाल हो या तो हरी हो, तो उनकी प्रायिकता क्या होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो हम एक एक करके समझते हैं कि भाई हमने निकाला पहली बार लाल गेंद, एक ही गेंद निकालना है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो भाई चूंकि लाल कितनी गेंद है हमारी, लाल है टोटल 4, तो 4 लाल गेंद, मतलब हमने एक अगर गेंद निकाली तो उसके लाल आने की प्रायिकता क्या होगी, 4 बटे, भाई 4 लाल गेंद थी, टोटल कितनी हो गई, 4 5 9 6 15, ठीक, मतलब उसके लाल होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 4/15। अब मैं कहता हूँ कि भाई निकाले और वो हरी आ जाए, ठीक है, तो हरी होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5 हरी थी, 5 हो गई हरी, ये देखिए, है ना, 5 हरी थी और टोटल कितनी थी, 15। मतलब अगर अब आपको इंडिविजुअली बताऊँ मैं कि भाई आपने हाथ डाला और एक गेंद निकाली, तो उसके लाल होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, लाल होने की प्रोबेबिलिटी हो गई 4/15, ठीक। भाई हाथ डाल के आपने निकाला, 4 आपकी लाल थी और 15 टोटल थी, तो भाई आपने निकाला तो वो आपकी 4/15 हो गई लाल होने की प्रोबेबिलिटी, क्लियर। अब अगर हरे होने की प्रोबेबिलिटी की बात करें तो भैया आपने हाथ डाला और निकाला, तो भाई 5 हरी गेंद थी तो 5 ऊपर कर दिया, 15 टोटल थी, तो 5/15 ये हो गई आपकी हरी की प्रोबेबिलिटी, क्लियर। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि या तो हरी, मतलब अगर मैं इसको थोड़ा सा लिखूं, भाई आपसे क्वेश्चन में बोला है कि या हरी या तो
लाल, मतलब आप निकालेंगे एक ही गेंद बट हरी या लाल हो। तो अब आप एक चीज़ समझ पा रहे हैं कि भाई आपसे क्वेश्चन में क्या बोल दिया, यहाँ पे कंडीशन लगा दी या। तो मैंने आपको प्रायिकता में क्या, ओ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में क्या बताया था, या फिर भाई जब भी या अथवा हो तो उसको जोड़ देंगे। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या करेंगे हम, पी हरी वाली की और पी लाल वाली को जोड़ देंगे। देखिए प्लस का साइन लगा दिया मैंने। तो भाई पी हरी की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 5/15, और पी लाल की प्रोबेबिलिटी क्या थी, 4/15। क्लियर? बस इनको आप जोड़ लीजिए, कितना हो गया, 9/15, तो 3/5। ये आपकी हो गई प्रोबेबिलिटी। ये प्रोबेबिलिटी क्या है, ये प्रोबेबिलिटी तब है जब आप हाथ डालेंगे, एक गेंद ऐसे आप निकालेंगे तो वो क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी ये है कि ये या तो लाल होगी या फिर हरी होगी। क्लियर? ये इसकी प्रोबेबिलिटी है, यानी 3/5। क्लियर दोस्तों? तो ये एक क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब इसके बाद जो है मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क के लिए। क्लियर है? कि जैसे मान लीजिए अच्छे क्वेश्चन है, चलिए मैं आपको इसमें 2 क्वेश्चन आपका परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, 2 क्वेश्चन ये हो गया। अब ये क्या क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन तो ये है कि भाई एक कक्षा है, ठीक है, थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, तो आप इसको अटेम्प्ट कीजिएगा कि भाई एक कक्षा है, इसमें 30% जो है विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ते हैं, ठीक है, अंग्रेजी के हैं, ठीक, और 20% क्या है, हिंदी के हैं, ठीक, और 10% जो है, 10% क्या है, दोनों के हैं। क्लियर है? ये आपको दे दिया। तो बोल रहा है कि भाई एक क्लास थी, मान लीजिए मैं आपको क्लास बना देता हूँ यहाँ पे, ये क्लास थी, ठीक, ये ऐसे क्लास थी, इसमें कुछ लोग थे। अब भाई इसमें से 30% लोग इंग्लिश के हो गए, 20% हिंदी के हो गए, 10% ऐसे हैं जो दोनों के हैं। अब इसमें से क्या है, एक बच्चा आपने निकाल लिया बाहर, ठीक, कोई एक बच्चा चुन लिया। अब इस बच्चे को आपने चुन लिया, तो बताइए कि जो चुना हुआ बच्चा है वो या तो हिंदी, ठीक, या इंग्लिश, ठीक, इंग्लिश इसका हो, ठीक है, ये बात है आपसे क्वेश्चन में पूछा है, या तो इंग्लिश का हो या तो इंग्लिश, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, प्रोबेबिलिटी, ठीक, क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया भाई? आपको बस ट्रिकी कहाँ पे, मैं आपको, चलिए आपका ध्यान जब जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा, भाई आप अटेम्प्ट कीजिए कि भाई आपका क्वेश्चन, क्योंकि एग्जाम में आपसे कुछ बताएगा नहीं, बस आपको स्टेटमेंट दे देगा क्वेश्चन कि भाई एक कक्षा में 30% छात्र अंग्रेजी पढ़ते हैं, 20% छात्र हिंदी पढ़ते हैं और 10% छात्र दोनों पढ़ते हैं, यानी हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ते हैं। तो बताइए कि उस कक्षा से एक छात्र को निकाल लिया गया, तो वो या तो हिंदी जानता हो या तो इंग्लिश पढ़ता हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। क्लियर है? तो अब आप इसको अटेम्प्ट कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और एक क्वेश्चन और दे देता हूँ मैं आपको, वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ये यूपीएससी का ही क्वेश्चन है ये भी। अब ये क्या है कि भाई 1 से लेके ऐसे ऐसे 2 3 ऐसे ऐसे करके 9 तक लिखा हुआ है, ठीक है, तो इनमें से 3 अंक निकाले जाते हैं, ठीक है, मतलब इनमें से आपको 3 डिजिट निकाल लेना है बाहर, ठीक है, 3 अंक निकाल लेने हैं। तो अब ये 3 अंक ऐसे हैं कि अगर इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ऑड आएंगे, यानी विषम आएंगे, ठीक है, तो विषम आएंगे, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, इसमें भी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछा है क्या कि भाई 3 डिजिट आपने निकाला बाहर 1 से लेकर 9 तक के बीच में से, है ना, और उसमें आपस में मल्टीप्लाई कर दिया सबको, है ना, मान लीजिए ABC निकाला, ABC को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये विषम आएंगे, तो ये विषम आएंगे, तो ऐसे ABC निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है। क्लियर? ये क्वेश्चन है। तो अगर आपको ऑप्शन में दे दूँ, तो जैसे ये पहले वाले क्वेश्चन का ऑप्शन जैसे मैं दे देता हूँ रेड कलर से, कि भाई आपके 4 ऑप्शन थे जो विद्यार्थी वाले थे, तो विद्यार्थी वाले में 4 ऑप्शन आपके ये हो गए कि 3/5, ठीक है, फिर अगला ऑप्शन 2/5, ठीक है, फिर 1/5, थोड़ा सा खिचड़ी हो रहा है क्या, चलिए 3/5, 2/5, 1/5, और एक ऑप्शन दे देता हूँ, चलिए ले लीजिए 3/10 ले लीजिए। क्लियर? अब इसकी बात करते हैं, जो अगला क्वेश्चन है कि भाई 1 से लेकर 9 तक में 3 डिजिट निकालना है, उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और विषम आए, तो ऐसे 3 डिजिट निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। क्लियर? तो इसके ऑप्शन दे देता हूँ कि भाई इसके ऑप्शन इस प्रकार हैं, 2/3, ठीक, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन आपका 5/108, ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका 5/42, ठीक है, और चौथा ऑप्शन आपका 7/48। ये आपके हो गए 4 ऑप्शन। तो अब आप इसको अटेम्प्ट कीजिए, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आप अटेम्प्ट कीजिए, और आई होप आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा, आपने कुछ नई नई चीज़ें सीखी होंगी, है ना, और इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आपकी जो तैयारी है काफ़ी अच्छी चल रही होगी,
क्योंकि ऑलरेडी धीरे धीरे करके आप देख पा रहे होंगे, जो लोग हमारे साथ शुरू से जुड़े होंगे तो देखिए धीरे धीरे ही सही, लेकिन महीने के अंत तक या फिर देखिए आप धीरे धीरे करके आपके ऑलमोस्ट 13 से 14 टॉपिक कंप्लीट हो गए। क्लियर है? तो चलिए इसी शुभकामनाओं से मिलते हैं अगले लेक्चर में। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई आप इस लेक्चर को जो है बाकी अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें, ताकि उनको भी कुछ फ़ायदा मिल सके। तो चलिए इन्हीं शुभकामनाओं से मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।